कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीच एक फ्लोटिंग बोट दिखाई देती है। इस बोट पर एक फैमिली छुट्टियां मना रही थी। बेटे के 13th बर्थडे के मौके पर टॉम अपनी फैमिली को लेकर समुद्र की सैर पर आता है। टॉम के साथ उसकी वाइफ जूलिया, बेटी कैसी और बेटा बेन है। वे सब मिलकर समुद्र में बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक पॉइंट पर जूलिया बोट से पानी में जंप लगाकर स्विमिंग करने लगती है। दूसरी तरफ टॉम अपने बेटे बेन को फिशिंग करना सिखा रहा था और कैसी बोट के एक साइड बैठकर मजे से गाने सुन रही थी। मतलब उनका टाइम काफी अच्छे से बीत रहा था। लेकिन अचानक जूलिया को एक अजीब सा एहसास होता है। उसके आसपास का पानी जैसे बहुत हल्का होता जा रहा था। इस वजह से अच्छी स्विमर होने के बावजूद वह पानी में ठीक से तैर नहीं पा रही थी। वह बुरी तरह डर जाती है और फौरन हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन स्विमिंग करते करते वह बोट से काफी दूर निकल आई थी, इसलिए उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। तब जूलिया बहुत मुश्किल से तैरकर बोट की तरफ आने की कोशिश करती है, पर उसे पानी के ऊपर रहने में ही काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। फाइनली थोड़ा पास आने के बाद टॉम को उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर आकर देखता है कि जूलिया जान लगाकर तैरने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत बोट को घुमाकर जूलिया की तरफ ले जाता है, फिर खुद पानी में कूदकर कैसी और बेन की मदद से उसे ऊपर उठा लाता है। इस तरह जूलिया एक बड़े खतरे से बच जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। टॉम सबको बोलता है कि अब से कोई भी स्विमिंग करने जाए तो उसे बता कर जाए। इसके बाद वे नॉर्मल होकर टाइम बिताने लगते हैं। शाम ढलने पर रात को वे बेन का बर्थडे केक सजाते हैं और सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हर कोई बेन को एक एक गिफ्ट देता है और इस मोमेंट को एंजॉय करता है। इसी बीच सेलिब्रेशन के दौरान कैसी का बॉयफ्रेंड एडम उसे फोन करता है। कैसी वीडियो कॉल पर बात करने के लिए बोट के दूसरी तरफ चली जाती। एडम एक बिल्डिंग की छत से उसे कॉल कर रहा था, मगर बात करते समय अचानक उसके पीछे तेज तूफान और बिजली कड़कती हुई दिखती है। मौसम अचानक ऐसा क्यों हो गया, यह एडम खुद भी समझ नहीं पा रहा था और इसी बीच सिग्नल चले जाने से कॉल कट जाती है। कैसी बार बार कोशिश करके भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती, जिससे वह काफी अपसेट हो जाती है। इधर सब लोग अचानक नोटिस करते हैं कि बोट के आसपास बहुत सारी व्हेल और शार्क तैर रही हैं। उनकी मूवमेंट देखकर लग रहा था कि वे समुद्र में कहीं और भाग रही हैं। तब टॉम कहता है कि व्हेल और शार्क अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं। शायद समुद्र में यह फील्ड बदल रही है, इसलिए वे यहाँ से दूर जा रही हैं। तभी अचानक बोट के नीचे से एक जोरदार झटका महसूस होता है। असल में शार्क की टक्कर से उनकी बोट का प्रोपेलर टूट गया था। तब टॉम उस प्रोपेलर को देखने के लिए समुद्र में डुबकी लगाता है, लेकिन अगले ही पल वह तेजी से ऊपर आ जाता है, क्योंकि टूटे हुए प्रोपेलर की चोट से उसका कंधा कट गया था। तब जूलिया उसके जख्म का ट्रीटमेंट करने लगती है। इसके बाद वे दूर किसी जहाज या बोट से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उनका रेडियो कम्युनिकेशन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसी बीच उनकी बोट भी थोड़ी थोड़ी देर में अजीब तरह से डोलने लगती है। तब वे दूर नजर डालते हैं तो उन्हें एक खौफनाक मंजर दिखता है। उनसे कुछ ही दूरी पर आग के गोलों जैसी कुछ चीजें समुद्र में गिर रही थी। टॉम तुरंत बोट को घुमाकर वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उनके बहुत पास एक जलती हुई चीज आकर गिरती है। उसके ऊपर से बोट के निचले हिस्से से धुआं निकलने लगता है। चूंकि प्रोपेलर पहले ही टूट चुका था, इसलिए इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऊपर से जोर लगाकर बोट घुमाने की वजह से इंजन पूरी तरह खराब हो जाता है। इधर टॉम काफी हैरान होता है जब उसे समझ आता है कि गिरती हुई चीजें असल में उल्कापिंड नहीं, बल्कि अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स हैं। लेकिन इस तरह समुद्र में सैटेलाइट्स के गिरने की क्या वजह हो सकती है? पृथ्वी की ग्रेविटी में अचानक किसी बड़े बदलाव के बिना यह नामुमकिन था। इंजन खराब होने की वजह से अब वे बीच समुद्र में फंस गए थे। अगर कोई जहाज उन्हें रेस्क्यू न करे तो किनारे तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए उन्हें सब्र के साथ किसी जहाज का इंतजार करना था। लेकिन उनके आसपास का मौसम बहुत तेजी से बिगड़ रहा था। शांत समुद्र अचानक बेहद खौफनाक हो जाता है और बड़ी बड़ी लहरें उनकी बोट से टकराने लगती हैं। इससे अंदर मौजूद हर कोई बुरी तरह डर जाता है। जोरदार झटकों की वजह से वे लोग इधर उधर गिर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अचानक उन सबके नाक से खून बहने लगता है। यह देखकर वे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। टॉम रेडियो पर मदद मांगने की पूरी कोशिश करता है, पर वह खुद को संभाल नहीं पाता। तेज झटकों की वजह से टॉम और उसकी पूरी फैमिली बेहोश हो जाती है। इस तरह धीरे धीरे वह रात बीत जाती है। अगली सुबह जब सबकी आंख खुलती है तो पिछली रात जो कुछ हुआ था उसके बाद उन्होंने बचने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन वे सब अभी भी जिंदा थे। हालांकि वे यह देखकर दंग रह जाते हैं कि उनकी बोट एक पहाड़ जैसी जगह पर फंसी हुई है और उनके चारों तरफ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ जमीन के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। पहले उन्हें लगता है कि शायद समुद्र के तूफान ने उन्हें किसी सुनसान आइलैंड पर फेंक दिया है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे असल में समुद्र के बीच में ही हैं। बस फर्क ये था कि जहाँ पानी होना चाहिए था वहाँ अब मीलों तक फैला रेगिस्तान था। पर यह कैसे मुमकिन है? वह समुद्र जिसमें वे थे सचमुच एक ही रात में गायब हो गया था। लेकिन अगर समुद्र का सारा पानी हट गया है तो वह पक्का ऐसी जगह गया होगा जहाँ पहले जमीन थी। तो क्या सारा पानी अब धरती के रिहायशी इलाकों को बहा ले गया है? अगर ऐसा सच में हुआ है तो इंसान समेत जमीन पर रहने वाले ज्यादातर जीव अब जिंदा नहीं बचे होंगे। समुद्र के करोड़ों टन पानी के प्रेशर से उनकी मौत पक्की है। ये बात सुनते ही कैसी को अचानक एडम की याद आ जाती है। बाकी सब की तरह शायद वह भी अब नहीं रहा। ये सोच
सोचकर कैसी खुद को रोक नहीं पाती और बोट पर लौटकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ बेन अपने बर्थडे के गुब्बारों को आसमान में उड़ा देता है, शायद इन्हें सिग्नल समझकर कोई उनकी मदद के लिए आ जाए, क्योंकि समुद्र में तैरती अनगिनत बोट्स और जहाजों में से शायद कुछ लोग उनकी तरह बच गए हों। इसी बीच टॉम का कंपास नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ दिखा रहा है। यह सब देखकर टॉम को कुछ समझ नहीं आता। तब वह बोट पर लौटकर फिर से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लकीली इस बार उसका रेडियो काम कर रहा था। थोड़ी कोशिश के बाद दूसरी तरफ से नाव नाम के एक शख्स की आवाज सुनाई देती है। नाव एक सबमरीन का कैप्टन था। कल वह रिसर्च के काम से अपने साथियों के साथ सबमरीन लेकर समुद्र में उतारा था, लेकिन रात की उस तबाही के बाद उसका कोई भी साथी जिंदा नहीं बचा। नाव टॉम को जो वजह बताता है वह काफी अविश्वसनीय है। उसके अंदाजे के मुताबिक पृथ्वी के जियोग्राफिकल पोल्स ने अपनी जगह बदल ली है, यानी नॉर्थ पोल अब साउथ पोल बन गया है और साउथ पोल अब नॉर्थ पोल। ऐसा लाखों सालों में एक बार होता है। इस अचानक बदलाव की वजह से पृथ्वी का ग्रेविटी बैलेंस बिगड़ गया, जिससे समुद्र भी अपनी जगह से खिसक गया। यही वजह थी कि नाव की सबमरीन समुद्र के तल में फंस गई और उसके साथी तेज लहरों में बह गए। नाव यह भी बताता है कि पृथ्वी के पोल्स का यह बदलाव परमानेंट नहीं होगा। अगले एक हफ्ते के अंदर समुद्र अपनी पुरानी जगह पर लौट आएगा। इसलिए जो लोग अभी सूखे समुद्र में फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द किसी ऊंची जगह पर जाना होगा, वरना उनकी मौत तय है। अब इस सिचुएशन में सूखे समुद्र के बीच उन्हें ऊंचा पहाड़ या आइलैंड कहाँ मिलेगा? तब टॉम को समझ आता है कि सबमरीन में मौजूद लोगों के लिए यह प्रॉब्लम आसान है, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर रह सकती है और वहाँ लोग सेफ रहेंगे। इसलिए टॉम नाव से रिक्वेस्ट करता है कि वह उन्हें अपनी सबमरीन में पनाह दे दे, लेकिन नाव बताता है कि उसकी छोटी सी सबमरीन में 3 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। तब टॉम अपने बच्चों को सबमरीन में भेजने का फैसला करता है, ताकि कम से कम उनमें से 2 के बचने की संभावना रहे। नाव इस बात के लिए मान जाता है और रेडियो पर टॉम को अपनी लोकेशन बता देता है। टॉम जूलिया से कहता है कि आज की रात सोकर वे कल सुबह सबमरीन की तरफ निकलेंगे। जूलिया बोट के अंदर सामान समेटने जाती है, तभी अचानक दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। टॉम बोट से नीचे उतरता है और देखता है कि एक आदमी कुत्ते के साथ उनकी तरफ आ रहा है। शायद यह शख्स भी उनकी तरह ही एक सर्वाइवर है। उसे देखकर टॉम उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद टॉम उस आदमी को पानी पीने के लिए देता है। उस आदमी के हाथ में भाले जैसा एक धारदार हथियार था। वह हथियार नीचे रखकर टॉम के हाथ से पानी की बोतल लेता है और एक नॉर्मल इंसान की तरह पानी पीने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह उसी बोतल से टॉम पर हमला कर देता है। टॉम कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह आदमी भाले की नोक उसके सीने में उतार देता है। देखते ही देखते टॉम के सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। दूर से यह मंजर देखकर जूलिया दहशत में चिल्ला उठती है, पर वह आदमी यहीं नहीं रुकता। वह अपने त्रिशूल जैसे भाले से टॉम के गले पर वार कर देता है। इस तरह एक अजनबी की मदद करने के चक्कर में टॉम अपनी जान गंवा बैठता है। जूलिया को समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी ने टॉम को क्यों मारा। वह डर और घबराहट में बोट की तरफ भागती है, तभी वह आदमी उसकी तरफ भी भाला फेंकता है। भाला जूलिया के कंधे को छूकर निकल जाता है, जिससे वह मामूली जख्म के साथ बच जाती है। वह किसी तरह बोट के अंदर घुसकर सारे दरवाजे बंद कर लेती है और कैसी और बेन को बुलाकर तुरंत छिपने को कहती है। उन्हें एक स्टोरेज चैम्बर में छिपाकर वह दराज से एक चाकू निकाल लेती है। इधर वह आदमी दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। बार बार वार करने की वजह से आखिरकार दरवाजा टूट जाता है, लेकिन तब तक जूलिया बोट के दूसरे कमरे में चली गई थी। बोट में घुसते ही उस आदमी को खाने का एक कैन मिलता है और वह उसे पागलों की तरह खाने लगता है। जूलिया धीरे धीरे बोट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, जबकि वह आदमी खाना खत्म करके उसे ढूंढने निकल पड़ता है। असल में उसने खाने और सप्लाई के लिए ही टॉम को मारा था, क्योंकि ऐसी सर्वाइवल सिचुएशन में इंसान जानवरों से भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। वह आदमी जूलिया को नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि वह बोट से बाहर निकल चुकी थी। मगर जैसे ही वह नीचे उतरती है, उस आदमी का कुत्ता उस पर झपट पड़ता है। खुद को बचाने के लिए जूलिया को मजबूरी में चाकू से उस कुत्ते को मारना पड़ता है। इसके बाद वह बोट के निचले हिस्से में छिप जाती है। उधर वह आदमी बोट के किनारे आकर अपने मरे हुए कुत्ते को देखता है। अपने पालतू कुत्ते को लहूलुहान हालत में देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जूलिया तब तक बोट के दूसरी तरफ से छत पर चढ़ गई थी और छत के टूटे हुए हिस्से से अंदर घुस आती है, लेकिन वह आदमी पहले से ही अंदर था और अचानक जूलिया के सिर पर वार कर देता है। जूलिया के हाथ से चाकू गिर जाता है। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वह आदमी उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है और आखिर में वह आदमी जूलिया का गला घोंटने की कोशिश करता है। जूलिया का दम घुटने ही वाला था कि तभी कैसी और बेन, जो अब तक छिपकर यह सब देख रहे थे, बाहर आते हैं। कैसी हिम्मत जुटाकर हाथ में रिवॉल्वर लेती है और उस आदमी को शूट कर देती है। वह आदमी तुरंत फर्श पर गिर पड़ता है और जूलिया चैन की सांस ले पाती है। दूसरी तरफ गोली चलने की वजह से अचानक उनकी बोट में आग लग जाती है। जूलिया तुरंत कैसी और बेन को बोट से बाहर निकलने के लिए कहती है। वह खुद भी कुछ जरूरी सामान लेकर बाहर निकल ही रही थी कि तभी वह जख्मी आदमी फिर से उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन जूलिया किसी तरह अपना पैर छुड़ाकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। इधर बेन और कैसी अपने पिता को मरा हुआ देखकर खुद को संभाल नहीं पाते। वे उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और जूलिया भी उनके साथ बिलख बिलख कर रोती है। लेकिन वह पागल आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उन्हें टॉम की बॉडी को वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। वे तीनों एक
अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं। उधर वह आदमी भी बोट से नीचे उतरता है और तभी एक जोरदार धमाके के साथ बोट पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर उस आदमी से बचने के लिए जी जान लगाकर दौड़ती है और वह आदमी भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। काफी दूर चलने के बाद जूलिया बहुत थक जाती है। जैसे ही वे थोड़ा आराम करने की सोचते हैं, उन्हें दूर से फिर वह आदमी आता हुआ दिखाई देता है। अब उनके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं था। इसी तरह चलते चलते वे समुद्र के तल में मौजूद एक पत्थरीली पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। उन पत्थरों की आड़ में वे थोड़ी देर सुस्ताते हैं। तभी कैसी अचानक पूछती है कि क्या बेन के उड़ाए हुए गुब्बारों को देखकर ही वह आदमी उनके पास आया था। ये सुनकर बेन पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि टॉम की मौत का जिम्मेदार वही है। लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि वह बिल्कुल भी दोषी नहीं है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह बस एक बदकिस्मती और कुदरती तबाही का नतीजा है। यह कहकर वह उन्हें लेकर फिर से चलना शुरू करती है। उन्हें हर हाल में जल्द से जल्द सबमरीन तक पहुंचना था। समुद्र के उबड़ खाबड़ तल पर चलते हुए तेज धूप की वजह से जमीन सूख कर फटने लगी थी। इस बीच बेन को बहुत प्यास लगती। जूलिया उसके लिए पानी की बोतल निकालती है, लेकिन उसमें बहुत कम पानी बचा था। कैसी बताती है कि गलती से बोतल खुली रह गई थी, जिससे काफी पानी गिर गया। जूलिया उसे डांटती है तो कैसी उल्टा उस पर चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और सबमरीन तक पहुंचने से पहले ही वह आदमी उन्हें मार डालेगा। लेकिन जूलिया उसे चुप कराकर आगे बढ़ती है। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है। शायद सालों पहले यह प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया था, इसलिए उस पर काई और जंग जमी हुई थी। रात होने वाली थी और उनके पास इस प्लेन के अलावा और कोई आसरा नहीं था, इसलिए वे दरवाजा खोलकर अंदर आराम करने लगते हैं। यहाँ कैसी अपनी माँ से पूछती है कि उनकी और टॉम की मुलाकात कैसे हुई थी। तब जूलिया अपनी पूरी लव स्टोरी सुनाती है। करीब 20 साल पहले वह एक हॉस्पिटल में इंटर्न डॉक्टर थी। उसी दौरान वहाँ एक जर्मन पेशेंट एडमिट हुआ, जो कि टॉम था। टॉम करीब 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा और उसके इलाज की जिम्मेदारी जूलिया की थी। उसी वक्त टॉम को जूलिया पसंद आ गई थी और उसने जूलिया के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन जूलिया ने पहले उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। हालांकि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद टॉम ने उसे फूल देकर प्रपोज किया और तब जूलिया भी उसकी तरफ थोड़ी अट्रैक्ट हो गई। टॉम एक ओशनोग्राफर था, यानी वह समुद्र पर रिसर्च करता था। ट्रीटमेंट के बाद उसे वापस जर्मनी जाना था, पर जाने से पहले उसने जूलिया से वादा किया कि वह जरूर लौटेगा। 6 महीने बाद वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके वापस आया और तब तक उसे मियामी में एक जॉब भी मिल गई थी। उसने जूलिया को शादी के लिए प्रपोज किया और जूलिया मान गई। इस तरह उनकी खुशहाल जिंदगी शुरू हुई थी। लेकिन इस अचानक आई तबाही ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अतीत की बातें करते करते जूलिया की आंखों से आंसू छलक आए। काफी देर तक बातें करने के बाद माँ और बच्चे वहीं सो गए। रात को अचानक कैसी की नींद खुली और वह प्लेन से बाहर आ गई। वह साइको आदमी उनका पीछा करते करते काफी करीब पहुंच चुका था। कैसी को देखते ही वह सीधा उसकी तरफ बढ़ा, पर प्लेन के अंदर से जूलिया ने उसे देख लिया। वह तुरंत बाहर निकली और पीछे से चाकू से उस पर हमला कर दिया। जूलिया ने पागलों की तरह उस पर कई वार किए और उसे लहूलुहान कर दिया। इस तरह उसे बेरहमी से मारकर उसने अपने पति की मौत का बदला ले लिया। बाकी रात उन्होंने प्लेन के अंदर ही बिताई। अगली सुबह जब वे बाहर आए तो जो देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। उस आदमी की लाश बाहर बहुत ही विभत्स हालत में पड़ी थी। किसी जंगली जीव ने उसके शरीर से मांस को बहुत बुरी तरह नोच लिया था। इसका मतलब था कि उनके आसपास अब भी कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जूलिया बिना देर किए कैसी और बेन को लेकर फिर से चल पड़ी। समुद्र के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। कई पहाड़ियां चढ़ने की वजह से वे बुरी तरह थक चुके थे। इसी बीच बेन अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाया और समुद्र का खारा पानी पीने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उनके पास पीने का पानी खत्म हो चुका था। लेकिन जूलिया ने उसे रोक दिया, क्योंकि खारा पानी पीने से वह और ज्यादा बीमार हो सकता था। थक हार कर उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। समुद्र के तल पर प्लास्टिक की कुर्सियां और काफी कचरा पड़ा था। उनसे उन्होंने एक ओट बनाई ताकि धूप से बच सकें। आराम करते करते ही रात हो गई और वे थक कर सो गए। अचानक कुछ अजीब सी और तीखी आवाजों से जूलिया की नींद खुली। उसे एहसास हुआ कि कोई चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। उसने तुरंत बच्चों को जगाया और वे तीनों जान बचाकर भागने लगे। दूर से उनकी तरफ हजारों भूखे केकड़ों का झुंड बढ़ रहा था। असल में इन्हीं केकड़ों ने उस साइको आदमी की लाश को नोच कर खाया। भागते भागते उन्हें कुछ शिपिंग कंटेनर दिखे। वहाँ उनकी तरह ही कुछ और सर्वाइवर्स भी थे, लेकिन मदद करने के बजाय उन्होंने कंटेनर के दरवाजे बंद कर लिए। केकड़े लगातार करीब आ रहे थे। जूलिया ने दरवाजा खटखटाकर पनाह मांगी, पर उन लोगों ने एक न सुनी। आखिर में हार मानकर जूलिया ने बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा दिया और खुद भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी केकड़े वहाँ पहुँच गए और एक केकड़े ने जूलिया के पैर पर जोर से काट लिया। जूलिया ने उसे झटक कर किसी तरह ऊपर चढ़ने में कामयाबी पाई। इसी बीच केकड़ों को कंटेनर में एक छोटा सा छेद मिल गया और वे उसके जरिए अंदर घुस गए। अंदर मौजूद लोगों ने उन पर गोलियां चलाईं, लेकिन सैकड़ों केकड़ों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें जिंदा ही नोचना शुरू कर दिया। वह नजारा वाकई बहुत डरावना और डिस्टर्बिंग था। इधर जूलिया अपने पैर के जख्म को आग से जलाकर खून बहना रोकती है, जो उसके लिए बहुत ही दर्दनाक था। कुछ देर बाद केकड़े अपना दावत खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। तब तक उन लोगों के शरीर का कोई नामो निशान नहीं बचा था। कंटेनर के ऊपर होने की वजह से जूलिया और बच्चे बच गए थे। इसके बाद जूलिया पहले नीचे उतरती है, फिर वह
बेन और कैसी को लेकर कंटेनर के अंदर जाती है। वहाँ उन्हें उन लोगों की राइफल और पिस्तौल मिल जाती हैं जिन्हें वे अपने पास रख लेते हैं। उनके पास थोड़ा खाना और पानी भी था जिससे जूलिया और बच्चे अपनी भूख मिटाते हैं, क्योंकि इस सर्वाइवल सिचुएशन में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जूलिया को इस कंटेनर के अंदर से एक रेडियो भी मिलता है। इसकी मदद से वह नाव के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से नाव की आवाज सुनाई देती है। वह उन्हें बताता है कि ये केकड़े खाने की कमी की वजह से पागल हो चुके हैं, इसलिए इनके सामने जो कुछ भी आ रहा है ये उसे नोच कर खा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने नाव पर भी अटैक किया था। वह आगे बताता है कि समुद्र उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से वापस आएगा, क्योंकि उसकी सबमरीन के सिग्नल यही इशारा कर रहे हैं। शायद अगले कुछ ही घंटों में समुद्र लौट आएगा, इसलिए जूलिया और बच्चों को बहुत जल्दी सबमरीन के पास पहुंचना होगा। लेकिन उनके पास कोई मैप या कंपास नहीं था, इसलिए वे नाव को बताने की कोशिश करते हैं कि वे अभी कहाँ हैं। तब नाव उन्हें रास्ता दिखाने के लिए एक फ्लेयर फायर करता है। जूलिया और बच्चे दूर से उस फ्लेयर की रोशनी देख लेते हैं, इसलिए वे बिना देर किए उस तरफ निकल पड़ते हैं। हालांकि यह रास्ता पिछले सभी रास्तों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुश्किल था। उनके सामने अब कई पत्थरीली पहाड़ियां थीं जिन्हें पार करना जरूरी था। जूलिया अपने मन में हिम्मत जुटाकर इस मुश्किल रास्ते पर चलना शुरू करती है। हालांकि ऊपर से बार बार कमजोर पत्थरों की चट्टानें खिसक रही थीं, जिससे किसी भी पल पत्थर उनके सिर पर गिर सकते थे। इसलिए जूलिया बहुत सावधानी से बेन और कैसी को लेकर आगे बढ़ती है। एक मोड़ पर पत्थर का एक भारी टुकड़ा लगभग उनके ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन सही वक्त पर जूलिया ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। इस तरह वे एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकले। लेकिन इतनी दूर पैदल चलने के बाद जूलिया बहुत ज्यादा थक गई थी। साथ ही नाव की सबमरीन में सिर्फ 2 ही लोगों की जगह थी। जूलिया के बचने की न तो कोई गुंजाइश थी और न ही अब उसमें इच्छा बची थी। इसलिए वह कैसी और बेन को अकेले आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन बच्चे अपनी माँ को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। आखिर में जूलिया के बहुत जोर देने पर वे भारी मन से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें नाव की सबमरीन दिखाई देती है। जब नाव उनके सामने आता है तो उसे देखकर वे सहम जाते हैं। उन खतरनाक केकड़ों के हमले की वजह से वह बुरी तरह जख्मी हो चुका था। नाव जानता था कि इस हालत में वह सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए बचने की उम्मीद छोड़कर वह सबमरीन कैसी के हवाले कर देता है। कैसी बिना एक पल गंवाए जूलिया को लेने के लिए दौड़ती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वे तीनों किसी तरह सबमरीन में समा जाएंगे। इधर जूलिया की तरफ वे खूंखार केकड़े तेजी से बढ़ रहे थे। वह उन पर गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर केकड़े अनगिनत थे। ठीक उसी वक्त कैसी वहां पहुंचकर जूलिया की तरफ हाथ बढ़ाती है और उसकी मदद से जूलिया ऊपर चढ़ाती है। वे तीनों जान लगाकर दौड़ते हैं और सबमरीन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन केकड़े पलक झपकते ही वहां भी पहुंच गए। वे बाहर बैठे जख्मी नाव को खींच ले जाते हैं, जबकि जूलिया और बच्चे वक्त रहते सबमरीन के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। ठीक इसी समय उन्हें विशाल लहरें दिखाई देती हैं। समुद्र अपनी पुरानी जगह पर लौट रहा था। पानी के जबरदस्त प्रेशर और तेज लहरों के बीच सबमरीन बुरी तरह हिलने लगती है और जोरदार झटकों की वजह से वे सब बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि समुद्र की लहरें उन्हें वापस किनारे ले आई हैं। इतनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वे खुशकिस्मती से बच गए थे, लेकिन उनके सामने अब सिर्फ तबाही का मंजर था। भयानक सुनामी की वजह से जमीन पर मौजूद सब कुछ तबाह हो चुका था। पेड़ पौधों से लेकर इंसानों की बनाई हर चीज का नामो निशान मिट गया था। फिर भी इस उजड़ी हुई दुनिया में उन्हें अब सरवाइव करना था। जूलिया बिना डरे अपने बच्चों के साथ इस नई चुनौती के लिए तैयार होती है, क्योंकि वह जानती थी कि जो कुछ उन्होंने पिछले कुछ दिनों में झेला है उसके मुकाबले इस जमीन पर सरवाइव करना कहीं ज्यादा आसान होगा। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।